Hello and very warm welcome to History and Facts. So, lecture number 4, Fluid Mechanics, Properties of Fluid Part 2. और हम इस वीडियो लेक्चर में कैपिलैरिटी, विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कवर करेंगे, जो बचे हुए प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के। और हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले इस वीडियो के पहले लेक्चर में अटेंड कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन। सो स्मॉल डाया ऑफ ग्लास ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। एक स्मॉल डाया वाले एक ग्लास के ट्यूब को हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। और उस कैपिलरी ट्यूब में जब लिक्विड लेवल राइज या फिर फॉल डाउन होता है तो उस एक्शन को हम लोग कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलैरिटी कहते हैं। इनमें हम मेनली दो केस पढ़ेंगे, ठीक है। पहला केस हम लोग देखेंगे कि दोनों में सिमिलर फिगर हैं, दोनों में कैपिलरी ट्यूब बीच में डिप किए हुए हैं, और एक में एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा कोहेशन फोर्स से, और दूसरे में कोहेशन फोर्स ज़्यादा होगा एडहेशन फोर्स से, ठीक है। मेंशन नहीं है, अब देख लीजिएगा। सो फर्स्ट समझते हैं एडहेशन फोर्स क्या है और कोहेशन फोर्स क्या है। सो एडहेशन फोर्स जो है वो अलग अलग किसी भी सब्सटेंस के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, एडहेशन से समझ में ही आता है कि दो अलग अलग थिंग को हम जब एडहेसिव करते हैं यानी चिपकाते हैं तो हमें एडहेसिव यानी ग्लू की ज़रूरत पड़ती है, तो वहीं से ये एडहेशन निकला है, ठीक है। एडहेशन मीन्स व्हाट, दो डिसिमिलर सब्सटेंस को जब अट्रैक्शन फोर्स आता है उनमें तो उनको हम एडहेशन फोर्स बोलते हैं। और कोहेशन फोर्स यानी कि सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब अट्रैक्शन होता है तो उसको हम कोहेशन फोर्स बोलते हैं। तो एडहेशन फोर्स जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तब होगा क्या कि जब जो हमारा जो लिक्विड लेवल है कैपिलरी ट्यूब में ये राइज करेगा, और राइज ऑफ लिक्विड लेवल, और जो कर्वेचर बनेगा, जो कर्व बनेगा लिक्विड सरफेस का, वो क्या बनेगा, कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज कॉनकेव। और सेकंड केस में फॉल ऑफ द लिक्विड लेवल होगा, और जो कर्वेचर बनेगा वो बनेगा कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज कॉनकेव। और हम जब इसके ड्रॉपलेट्स को जब हम एक सरफेस पे ड्रॉप करते हैं तो मेनली हम देखेंगे ना, जो सरफेस और उस ड्रॉपलेट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो इस केस में एक्यूट एंगल होगा जो लेस देन 90 डिग्री होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका ड्रॉपलेट्स है, और ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। और इस केस में सरफेस ये है और एंगल इस साइड बन रहा है जो कि फाई है। सो इसमें हम एक्यूट एंगल देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और ये जो एंगल होंगे ना, ये जो जिसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होंगे, वो क्या करेंगे, वो सरफेस को वेट नहीं करेंगे। आप एज्यूम करेंगे कि वो हाईली डेंस लिक्विड होते हैं, लाइक मरकरी, या फिर आपने ग्रीस वगैरह देखा होगा, मोबिल्स वगैरह, जो हेवी डेंस आपके लिक्विड होते हैं वो उनमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होते हैं, और जो लेस डेंस होते हैं उनमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। और आप देखेंगे कि उसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एक्यूट एंगल बनेगा इनमें, और इनमें जो लिक्विड्स वेट करेंगे सरफेस को। और यहाँ पर आप देखिएगा तो राइज ऑफ लिक्विड लेवल होगा, और जो कर्वेचर बनेगा यहाँ पे ना, वो कॉनकेव बनेगा। और ठीक इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा। ये इनमें जो सरफेस है वो ये लिक्विड सरफेस को वेट नहीं करेंगे, भिंगाएंगे नहीं, सूखा ही रख देंगे। फिर यहाँ पर फॉल ऑफ द लिक्विड लेवल इन कैपिलरी ट्यूब हम लोग को देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो कॉन्वेक्स बनेगा। सो इसी रिलेटेड एक फॉर्मूला है
द फॉर्मूला ऑफ कैपिलरी ट्यूब, राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड लेवल इन कैपिलरी ट्यूब, तो हम लोग H को डिनोट करते हैं राइज और फॉल से। और यहाँ पर 4 सिग्मा कॉस फाई बाय रो जी डी। 4 इज़ अ कांस्टेंट टर्म और सिग्मा आपका सरफेस टेंशन हो गया, कॉस अल्फा आपका कॉस फाई हो गया आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट, और रो हो गया आपका डेंसिटी, जी हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। सो रो जी को हम लोग स्पेसिफिक वेट भी बोल सकते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था। और डी हो गया आपका डाया ऑफ कैपिलरी ट्यूब। इनसे हम हाइट निकाल सकते हैं राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड लेवल इन कैपिलरी ट्यूब का। और एक नोट है यहाँ पे, इफ़ थीटा इज़ नॉट मेंशन ना, इफ क्वेश्चन में थीटा अगर आपका नहीं दिया हुआ हो तो आप थीटा को 0 डिग्री भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो मरकरी है, मरकरी का जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 128 डिग्री होता है। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक हमारा आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम इजी टर्म में क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड फ्लो करती है ना, उसके बीच में जो रुकावट लाती है उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। अब मेनली विस्कोसिटी होने का क्या क्या रीज़न होता है, क्या रीज़न है जो फ्लूइड को फ्लो होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो इनमें 2 केसेस आते हैं। पहला आता है कोहेसिव फोर्स के कारण और दूसरा आता है इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र के कारण। मेनली कोहेसिव फोर्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कोहेसिव फोर्स क्या करते हैं, कोहेसिव फोर्स करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जब फ्लो करते रहते हैं तो आपस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करने के कारण वो वेलोसिटी रिड्यूस करते हैं। और सेकंड केस में, और इनमें गैस के केस में जो कोहेसिव फोर्स है वो कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ फ्लूइड के केस में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गैस के केस में मॉलिक्यूल थोड़े फार रहते हैं, लिक्विड के केस में गैस के कंपैरिजन में थोड़े से क्लोज रहते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम फोर्स क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम फोर्स होता है कि हर एक मॉलिक्यूल्स के मास होते हैं, हर एक मॉलिक्यूल्स फ्लो करेगा तो उनकी एक वेलोसिटी होगी, वो एक दूसरे से जब फ्लो के दरमियान टकराएंगे तो उनमें जो एक फ्रिक्शनल फोर्स टाइप का एक फोर्स रिड्यूस होगा, जो कि फ्लो में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो उनको भी हम लोग एज अ रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। यहाँ पर हम एक फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं। ये एक सरफेस है जिनमें जो सटे हुए जो फ्लूइड फ्लो करेंगे उनकी वेलोसिटी 0 होगी। और हम 2 लेयर्स लेंगे जिनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। सो देखते हैं यहाँ पर हम वेलोसिटी और डिस्टेंस का एक रिलेशन निकाल कर, तो हम लोग देखेंगे ना कि एक पैराबोलिक ग्राफ मिल रहा है हम लोग को, जो टाइम के साथ साथ ये बताता है कि जैसे जैसे हम लोग सरफेस के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और फिर क्या होगा, तो हमें एक वेलोसिटी प्रोफाइल या फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें इस एक ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ को हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल या फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे जैसे हम लोग फिक्स्ड लाइन से ऊपर जाते जाएंगे वेलोसिटी देखेंगे हम लोग इंक्रीज कर रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज कि जो फिक्स्ड लेयर है यहाँ पर अट्रैक्शन एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एडहेसिव फोर्स रिड्यूस होते जाएगा, और जब हम लोग सरफेस के टॉप पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ एडहेसिव फोर्स हम लोग 0 मान लेंगे। अब इनको हम इन 2 लेयर्स को हम लोग एक्सपैंड करके समझते हैं। सो जो ए लेयर है, जो आपका जो फिक्स्ड लेयर से ए लेयर का जो डिस्टेंस है वो वाई डैश है, और जो बी लेयर का जो डिस्टेंस है वो वाई डैश प्लस डी वाई है।
और जो फर्स्ट ए लेयर का जो वेलोसिटी है वो u डैश है, और जो सेकंड लेयर है वो u प्लस डी यू है, बिकॉज क्योंकि बी लेयर ए से ऊपर है, तो मैंने कहा था कि वहाँ पर एडहेसिव फोर्स रिड्यूस होगा, इसीलिए हमने उसमें डी यू वेलोसिटी ऐड कर दिया है। सो हम इनमें पॉइंट्स देखते हैं कि जो ग्राउंड यहाँ पर दो फोर्स एक्सर्ट करेगा इन लेयर्स। जो फर्स्ट लेयर्स होगा वो एडहेसिव फोर्स होगा, और जो सेकंड लेयर्स होगा वो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे। और द फर्स्ट लेयर जो होगा वो नियर बाय द ग्राउंड, दैट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो। जो लेयर टच टू द ग्राउंड होगा उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पर एडहेसिव फोर्स मैक्सिमम होगा, और वहाँ पर जो लेयर है वो लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लो नहीं करेंगे। As we move upward from the fixed layer, then the velocity increase and attraction force decreases। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेंगे वैसे वैसे लेयर्स की वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। फॉर लिक्विड हुक्स लॉ डज नॉट वर्क्स। और लिक्विड के लिए हुक्स लॉ वर्क नहीं होता है। हुक्स लॉ क्या है? द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। वो एप्लीकेबल लिक्विड के केस में नहीं है, वो सॉलिड के केस में एप्लीकेबल है, बट वो लिक्विड के केस में एप्लीकेबल नहीं है। According to the time, the shear strain change continuously। थोड़े से मतलब हम इसको ब्रीफ में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, इफ हम स्मॉल शियर फोर्स देते हैं दैट इज टाउ एफ या फिर डी एफ। एक स्मॉल शियर फोर्स अगर किसी एक मॉलिक्यूल पे देते हैं, मान लीजिए कि उस समय मॉलिक्यूल्स 1 पॉइंट पे हैं, हल्का सा एकदम माइनर शियर स्ट्रेस देने के बाद हम देखेंगे कि वो जो फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो रैंडमली बढ़ते जाएंगे, वो बढ़ रहे हैं। और सॉलिड के केस में क्या होता है ना, कि सॉलिड के केस में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स या फिर हल्का सा स्मॉल फोर्स भी हम उनमें अप्लाई करते हैं, तो हम लोग शियर फोर्स, तो देखेंगे कि स्मॉल डिफॉर्मेशन होके वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, तो पता चल जाता है हमें कि इतना डिफॉर्म किया है। बट इन दिस केस द शियर स्ट्रेन विल बी इंक्रीजिंग। सो यहाँ पर लिक्विड के केस में वी ऑब्जर्व इन दिस फिगर दैट कि जो शियर फोर्स है, जो हुक्स लॉ है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर हमें एक न्यू लॉ की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी जो हुक्स लॉ को फुलफिल करे। सो हुक्स लॉ को फुलफिल करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लाया गया। न्यूटन्स जो साइंटिस्ट हैं न्यूटन, उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिस्कवर किया। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज व्हाट? शियर स्ट्रेन तो हम लोग कैलकुलेट कर नहीं सकते, क्योंकि एज वी सी हल्का सा शियर फोर्स देने पे वो रैंडमली मूव करने लगते हैं, बट हम उनके रेट्स जान सकते हैं किस रेट से वो फ्लो कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे फिगर कंसिडर किए हैं जिसमें लेयर 1 और लेयर बी है, लेयर ए एंड लेयर बी। ए की वेलोसिटी 0 है और बी की वेलोसिटी डी यू है, और दोनों लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो dy है। सो हम जब पॉइंट बी पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हम स्मॉल शियर स्ट्रेस देते हैं, तो हम मानते हैं कि ऐसा कि पॉइंट सी पे वो जाके रुक गया है। सो ए बी सी वी एज्यूम एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो फॉर शियर स्ट्रेन that is 10 d theta. So first of all I want to tell you that for a small interval of time, that is dt, हमने पुश किया तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस दिया, तो जो टाइम लगा वो हम उसको dt एज्यूम कर रहे हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। So the speed is du and dt is the time. So du into dt by
dy is the distance, and the base. So as we know, the d theta is very small. Why? Because in liquid case we can't calculate as a shear strain, but we know the d theta is very small because the molecule will जब हम यहाँ पर स्मॉल shear strain देंगे तो वो ज़्यादा दूर तक तो जाएगा नहीं, तो बट वी डोंट नो वो कहाँ पे स्टॉप करेगा. सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेट. सो डी थीटा इज़ वेरी स्मॉल वी कंसिडर. ओके, सो इन tan theta we put d theta. Okay, so d theta is equal to du into dt by dy. So we just cross it, then d theta by dt is equal to du by dy. So d theta is the strain and the dt is the time. So we assume as a rate of shear strain, and du is a velocity of layer B, and dy is the distance. So change in velocity by distance we called as a velocity gradient. Change in velocity with respect to distance we called as a velocity gradient. Okay, ये रिलेशंस हमें याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि इनका इस रिलेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है. सो फाइनली rate of shear strain, as we studied before, that rate is of shear strain is equal to the velocity gradient. So rate of shear strain is equal to the velocity gradient. So when we apply this concept in a Hooke's law, then we get shear stress is directly proportional to the rate of shear strain or velocity gradient. Okay, so shear stress is tau, and rate of shear strain is d theta by dt. So as I told that d theta is too small to calculate, so हम वहाँ पर velocity gradient put करेंगे, that is both are equal. So du by dy, that is change in velocity with respect to distance, is called velocity gradient. So when we remove the proportionality sign, then the one constant terms arises, that is dynamic viscosity. This formula we derived from the Newton's law of viscosity, that is tau is equal to dynamic viscosity into velocity gradient. So the definition will arise, shear stress in any fluid is directly proportional to the rate of shear strain, is called Newton's law of viscosity. We will see the SI unit of the dynamic viscosity, that is what? That is mu. So SI unit of the dynamic viscosity is mu. So the SI unit of the dynamic viscosity, that is tau, is mu du by dy. When we calculate these terms, then we got mu is equal to Newton second per meter square or Pascal second, and in CGS unit dyne into second by centimeter square, or we called as a 1 poise or poise. Okay, when we calculate CGS unit into SI unit, then 1 poise is equal to 1 by 10 Newton second per meter square, or when we calculate SI unit into CGS unit, so 1 Newton second per meter square is equal to 10 poise. Okay, so as we see the formula of dynamic viscosity, so fluid is a substance, okay, which deforms continuously under the action of very small shear force or shear stress, is called dynamic viscosity. एक fluid जिसमें एकदम small shear force लगने पर जो उसकी मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ती है. सो उस प्रोसेस को, उस अपीयर्स रेजिस्टेंस को हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं.
और काइनेमिक विस्कोसिटी इज द एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू डिफ्यूज द डिस्टर्बेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम, दैट इज रिड्यूस द वेव ऑफ वाटर और लिक्विड। काइनेमिक विस्कोसिटी एक फ्लूइड की एबिलिटी है जो रिड्यूस करती है, जो वाटर में वेव्स फॉर्म होते हैं ना, उनको रिड्यूस करने का काम काइनेमेटिक विस्कोसिटी करती है, टू रिड्यूस द वेव ऑफ द वाटर और लिक्विड। चाहे वो वाटर हो चाहे वो कोई और भी लिक्विड हो, उनमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ये फंक्शन है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को V से डिनोट करते हैं और V इज इक्वल टू होता है म्यू बाई डेंसिटी, दैट इज म्यू इज डायनेमिक विस्कोसिटी एंड रो इज डेंसिटी। SI यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर per second or stock. When we calculate CGS unit into SI unit, so one stock is equal to 10 to the power minus 4 meter per second. Okay, and one last topic we see the effect of temperature in dynamic viscosity. So we will see in two cases, that is liquid and gas. So dynamic viscosity of the liquid decreases with the increase in temperature. जब किसी भी liquids में temperature increase होगी तो उनकी viscosity खुद पे खुद घटने लगेगी, just because where टेम्परेचर इंक्रीज होगा उनका तो कोहेशन फोर्स उनका डिक्रीज होगा। सो कोहेशन फोर्स उनका डिक्रीज होगा, सो उनकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी लिक्विड के केस में। और गैस के केस में डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगा, विस्कोसिटी इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो लिक्विड के केस में ये थोड़ा अपोजिट है, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स वॉइड्स आर मैक्सिमम। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वॉइड्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के गैप्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ मोर फोर्स and generates more viscosity function, फ्रिक्शन। उनके बीच में वॉइड्स बढ़ जाएंगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके उनकी कोलिशंस की जो फोर्सेस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण वो फ्रिक्शनल फोर्स और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जिनसे उनकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ करेगी और उनकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के थ्रू बढ़ जाएगी। सो लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ने से उनकी विस्कोसिटी रिड्यूस होगी और गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ने से इनकी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। सो ये थे हमारे आज के टर्म्स, जो हम फिर से एक बार देख लेते हैं इन शॉर्ट टाइम में। सबसे पहले हमने कैपिलरी एक्शंस पढ़ा, जिनमें हमने फोर्स, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स के बारे में जाना और उनके सारे कंडीशंस जाने हमने। और फिर लास्ट में हमने कैपिलरी राइज एंड फॉल इन कैपिलरी ट्यूब का फॉर्मूला भी हमने देखा। हमने सेकेंड टॉपिक्स देखा विस्कोसिटी, जिनमें हमने रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो के बारे में जाना, जिनके हमने बहुत सारे टर्म्स देखे। और फिर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी इनमें देखा और हमने कुछ फार्मूलाज भी डिराइव किया, जो टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy। और फिर हमने डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में जाना और उनके SI यूनिट्स देखे हमने। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिनमें हमने एक मेन फार्मूला दैट इज डी थीटा बाई डी टी, जो हमारा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, वो इक्वल टू होंगे चेंज इन वेलोसिटी बाय रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्टेंस, जिनको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे, उनके इक्वल होंगे। और लास्टली हमने डायनेमिक विस्कोसिटी की डेफिनेशंस देखी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डेफिनेशन देखी, और हमने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन डायनेमिक विस्कोसिटी को भी देखा कि
टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो घट जाती है, और टेम्परेचर बढ़ने से जो गैस की विस्कोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। सो होप आप लोग को समझ में आया हो। कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, आई मस्ट आंसर मैं उनका करूँगा। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।